हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने एस्टेट लेवल 2 टीजीटी का जो होता है उसका हिंदी का हमने 120 तक यानी कि 91 से लेकर आपका जो 120 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये पीवाईक्यू चल रहा है 2021 का आई थिंक। तो इसमें हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। अब हम अपना जो है 121 वाला देखेंगे और हम यहाँ पर पीवाईक्यू ओनली पीवाईक्यू नहीं करते हैं। पीवाईक्यू को अगर आप सभी मॉक टेस्ट के तौर पे करेंगे यानी कि नॉर्मली आप क्वेश्चन देखेंगे और टिक करेंगे, ऑप्शन ही देख लिया केवल और चल पड़े आगे, ऐसे पीवाईक्यू नहीं होती है। पीवाईक्यू करने का मतलब है कि जितने ऑप्शन दे रखे हैं उन सबको आपको उन सभी ऑप्शन को अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको जो भी उससे फैक्ट्स बन रहे हैं उन सभी फैक्ट्स को आप सभी को अच्छे से समझना है, याद करना है। यही पीवाईक्यू होता है और पीवाईक्यू आपको पैटर्न समझने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा इस आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद ते लज्जात जलजात जग जानत है, आज जलजात में लज्जात चंद देखो मैं। इसमें प्रस्तुत इसमें कौन सा जो है आपका अलंकार रहेगा, ये विभावना अलंकार रहेगा। अलंकार टॉपिक अच्छे से आता होगा तो आप इसको पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कौन से शब्द ऐसे होते हैं, वो मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला और कई फैक्ट्स को लेकर आता हुआ हमारा क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोल रखा है राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो राहुल संकृत्यान के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि है, मैं आपको बता दूं, वो सहरपाद जो है वो रहेंगे। जो सरपाद हैं इन्होंने जो रचना लिखी थी वो दोहा कोश लिखी थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये जैन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, जैन साहित्य भी नहीं लिखा था इन्होंने। कई बार ये चीज़ें लिखी हुई कहीं मिल सकती है तो इसको इग्नोर करना है आपको। और सरप्पा जो है वो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने दोहा कोश लिखा था और राहुल संकृत्यान ने इनको पहला जो है प्रथम कवि माना है। अब किसने जो है कौन सी रचना किसकी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अजय प्रसाद द्विवेदी जो है पहला हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को पहला हिंदी का कवि मानते हैं। ठीक है। चंद्रबरदाई जो है रचना वो पृथ्वीराज रासो जो है उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, उल्टा बोल दिया था, ये ध्यान रखना आपको। कबीर जो है उन्होंने साकी शब्द और रमीनी लिखा है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो धर्मदास हैं कबीर के शिष्य रहे हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इनकी इन रचनाओं को संकलित किया था और वो है बीजक। कबीर बीजक में इन सबको संकलित किया था, इन तीनों को। अब शालीबत सूरी जो है उन्होंने उनकी ये जैन साहित्य जो है ये लिखा है, जैन उससे संबंधित है। ये भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। अब शालीभद्र सूरी कैसे याद रखेंगे, शालीभद्र यानी कि शालीभद्र हम कह सकते हैं कि किसी के अंदर बहुत पावर है एक तरीके से, तो वो बाहुबली रास, बाहुबली आपको ध्यान रखना है इससे। तो इससे मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान बना के करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। तो लोकगीत क्या है होता है आपका, जो हम नॉर्मली जो है इसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से समझने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोकगीत एक ऐसा गायन है जो गाँव मोहल्ले में जो है वो गाया जाता था और जो लोग आपस में बैठकर और थोड़ी सी टोली बनाकर गाते थे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और लोकगीत जो है उसको आधार बनाते हुए एनसीईआरटी का एक चैप्टर भी है, तो चैप्टर से संबंधित ही करके प्रश्न पूछा गया है, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लोक असंगत कथन देखना है। तो असंगत तो हम क्यों देखेंगे, हमें संगत देखना है, क्योंकि असंगत याद रखोगे तो असंगत को ही टिक करके आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का असंगत हमें झांटना था, पर अभी जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमें संगत कथन ही अपने जहन में रखने हैं, दिलो दिमाग में रखने हैं। पहला बोल रखा है लोकगीत जनता का गीत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं होता, यही चीज़ हमें बतानी थी। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। तो बिल्कुल ठीक है, गांव और देहातों में ही लोकगीत प्रसिद्ध है। लोकगीत त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते थे, ये भी ध्यान रखना हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बारे में कहा है। हजारी जो प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं। एक और फैक्ट हमें मिला था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने क्या किया था, जो आदिकाल है,
ठीक है। आदिकाल जो नामकरण है हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कथन इन्होंने जो बोला है, ये पूरा कथन इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोला है। अगला हमारे पास ये पंक्ति दे रखी है, ये एनसीईआरटी बुक से ही पंक्ति उठाकर दे रखी है, और कविता का नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उनके द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं देख पाते हैं, उनको हमें ऐसे आगे बढ़ाना पड़ता है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण है, तो इसमें से आपका माधुर्य गुण का उदाहरण ये रहा। तो ये जो है ये हो गया। अब इसके बाद फैक्ट वाले क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। जैसे कि ये वाला आपका फैक्ट का क्वेश्चन है, उसे पूछ रखा है हरी गीति का छंद का लक्षण नहीं है। तो हरी गीति का छंद का जो लक्षण है अभी फ़िलहाल हमें वही रटने हैं, क्योंकि नहीं वाला तभी हम निकाल पाएंगे अगर हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो हरी गीति का छंद में 4 चरण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ होती हैं, और जो ये 28 मात्राएँ होती हैं 16 और 12 पर यति होती है। जो 16 है और जो 12 है उन पर क्या होती है? यति होती है। ये बात ध्यान रखनी है। 4 चरण है, हर 4 चरण में हर चरण में जो है 28 मात्राएं हैं, 16 और 12 पर यति होती है। अंत में जो लघु गुरु है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखना है। अंत में क्या चीज़ है? अंत में लघु गुरु होता है। ठीक है। यह मात्रिक सम छंद है। यहाँ पे विषम लिख दिया था, वही चीज़ गलत थी, तो सम छंद है, आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये हरि गीति का छंद के बारे में सारी बातें थी। अगला प्रश्न है, जब प्रस्तुत उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? ये ध्यान रखना है। हम उपमेय और उपमान देखकर सोच लेते हैं कि ये तो उपमा अलंकार होगा, ठीक है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नहीं, आपको बातें ध्यान से समझनी है। इसमें बोला है एक धर्म कथन किया जाता है, यानी कि जब उपमेय में उपमान जो है, उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं देखा जाता है और एक जैसा एक धर्म कर दिया जाता है, एक स्वरूप कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूपक बोलते हैं। यानी कि उनके उसमें कोई अंतर नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका रूपक अलंकार होता है। डेफिनेशन को लेकर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। उपमेय में उपमान की जो परिकल्पना होती है वो किस में होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? तो अव्ययी भाव समास जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे यथा शक्ति हो गया, यथा शक्ति, आपको ध्यान रखनी है एक बात। शक्ति अगर हम अलग से लिखते हैं तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम शक्तियाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम अव्ययी भाव, क्या होता है? अव्ययी का अर्थ होता है जिसमें हम जो काल, वचन, लिंग आदि के आधार पर कोई भी अंतर नहीं हो सकता है, वो उसी स्थिति में स्थिर रहता है। तो ये अव्ययी होता है, अव्यय जो शब्द होते हैं। तो अब शक्ति के आगे अगर हम यथा लगा देते हैं तो यथा शक्ति को हम यथा शक्तियों या फिर यथा शक्तियाँ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से एक ये भी ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है और इसके आधार पर निकलेगा। जैसे बेशक, इसमें बे जो है वो लगा है आपका यहाँ पर, और इसको लगाने के बाद जो इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बेशक हो गया, बे जो है, ठीक है, ए जो है, या फिर आजीवन, ठीक है। तो ये जो होते हैं, यथा हो गया, ये सारे के सारे जो आपका इसके अंदर आ जाते हैं। अब जैसे कि आपका मृत्यु उपरांत जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर जो है काव्य दोष को लेकर पूछा गया प्रश्न है, और इसका सही ऑप्शन आपके सामने ये रहा, क्योंकि काव्य दोष पढ़ाना बहुत बड़ा हो जाएगा और थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसलिए हम इसको केवल आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख ही सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो कृत प्रत्यय नहीं है, तो पंडिताय जो है उसमें कृत प्रत्यय नहीं है। चाल, पढ़ाई और झुकाव में कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? तो संधि विच्छेद जो है यहाँ पर आपको देखना है कि सही नहीं है, वो हमें देखना था। तो इसमें जो है मात्र प्लस में अंड, इस तरीके से जो है ये होता, पर इन्होंने यहाँ पे नीचे रह लगा दिया, तो इसीलिए ये वाला अपना गलत हो गया। जगन्नाथ जो है इसमें इसी तरीके से जगत प्लस में नाथ, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये हो गया। निरुद्यम, निर प्लस में उद्यम,
सन्मार्ग में भी आपको ध्यान रखना है सत प्लस में मार्ग। तो देखो यहाँ पर जहाँ पे त है या आधा त है वो आधा न में बदल रहा है, ये चीज़ देख लेना। और अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपस्वर्ग नहीं है? तो ब उपस्वर्ग किस में नहीं है? जैसे कि बनाम, नाम एक अलग से अपना शब्द है और इसमें ब जोड़ के एक अलग जो शब्द है वो बन रहा है और सही अर्थ प्रदान कर रहा है। बखैर, खैर हो गया और ब हो गया। बदसूरत, दस्तूर, ठीक है। दस्तूर होता है एक, दस्तूर, तो दस्तूर अपने आप में एक शब्द है और बै जोड़ दिया। बपोती, पोती अपने आप में ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, उपस्वर्ग नहीं है, बपोती ही होता है। आगे देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया है? बिल्कुल आसान ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। सबसे पहली बात जो है 344 जो अनुच्छेद है, 344 आपको ध्यान रखना है। 344 को कैसे याद करेंगे? 44 लास्ट वाला देखिए, सबके आगे 3 आ ही रहा है, तो 343 से स्टार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है, और 351 तक चलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 344 जो अनुच्छेद है उसमें कोई भी अंतर नहीं है, 4 और 4 के बीच में 0 का अंतर है, किसी चीज़ का अंतर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब किसी चीज़ का अंतर नहीं है तो इससे हमें याद रखना है, जिसमें किसी चीज़ का अंतर नहीं आ रहा है वो 10 वर्ष की बात कर रहा है, इस तरीके से हम याद करेंगे। 10 वर्ष की बात कर रहा है कि 10 वर्ष तक लगातार जो है क्या रखेंगे, ये जो इन्होंने निकाला था कि अंग्रेजी भाषा जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, वो 10 वर्ष तक रहेगी, और जो राज्य जो आयोग है उसका गठन भी इसके अंतर्गत है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो 343 जो अनुच्छेद है वो आपका फर्स्ट अनुच्छेद ही है। 343 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बात कही गई है? 343 में 3 बातें कही गई हैं। 43 से हमें ध्यान रखना है, ये 3 आ रहा पीछे, इसे 3 बातें कही गई हैं। एक तो राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी, और तीसरी बात अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रखी थी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में है? ऐसा 343 जो है 1 के अंदर इंक्लूड है। अब 342 अनुच्छेद जो है कोई भी भाषा संबंधी अनुच्छेद नहीं है, ये अनुसूचित जातियाँ हैं उनसे संबंधित जो है ये अनुच्छेद है। 351 यानी कि लास्ट वाला जो अनुच्छेद है हमारा, वो बोलता है लास्ट में कोई काम नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार कर दिया जाए, तो हिंदी का प्रचार प्रसार जो है 351 जो अनुच्छेद है उसके अंदर होगा, क्योंकि जब कोई काम नहीं बचता है तो लास्ट में उसका प्रचार प्रसार ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक हैं, और इस फर्स्ट आर्टिकल में 3 बातें कही गई हैं, और लास्ट वाले में बोला गया है कि लगातार जो है हम जो है प्रचार प्रसार करेंगे। भाग जो है पार्ट, यानी कि कौन सी कितने पार्ट में आपको बताया गया, 17 भाग है, और अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में सारी चीज़ें रखी गई हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। इससे फैक्ट थे तो हमने थोड़ा टाइम दिया इसको। आगे चलते हैं, जिसमें फैक्ट नहीं है उसमें हम नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इसमें छंद पहचानना है, तो छंद पहचानने का अगर आपको आता है छंद पहचानना तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आप सभी को जो है इसका ज्ञान दूंगी, किसका, ये वाला जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको चीज़ें कवर होंगी। तो इस वाले प्रश्न में अगर मैं बात करूँ कि आप सभी का इसमें बोल रखा है कि जो भाषा या उपभाषा है उसको लेकर हमें चीज़ें बतानी है। तो भाषा या उपभाषा को लेकर हम क्या बताएंगे कि जो भाषा है वो पेशाची जो अपभ्रंश है वो किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी जो है उसमें खस आती है, मराठी जो है उसमें महाराष्ट्र जो है बोली आती है, उड़िया जो है वो किसके अंदर आती है, मागधी के अंदर आती है। और साथ ही साथ आपका इसके लिए और एक ये वाला प्रश्न यहाँ से हो रहा है और एक अगले वाला हो रहा है। इसमें पूछ रखा है कि राजस्थानी बोली नहीं है, तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये तीनों के तीनों जो है राजस्थानी बोली है। मगही जो है मगध की बोली है, मगही जो है मगध की बोली के अंतर्गत आएगा। अब इसको याद करने के लिए ये हमें ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। सोरसेनी जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी आती है, गुजराती आती है और राजस्थानी आती है। ध्यान रखना, 3 ही आती हैं। पश्चिमी हिंदी पश्चिम के साइड की ही चीज़ें हैं, ये हमारा गुजरात भी पश्चिम के साइड ही है, राजस्थान भी उससे सटा हुआ ही है, और पश्चिमी हिंदी की तो बात ही हो रही है। तो पश्चिम के जो राज्य हैं वो ध्यान रखने हैं। अब मागधी जो है, मागधी हमें पता है मगध के कहाँ पर है, बिहार के अंदर, तो बिहारी आती है इसके अंदर। बिहार के पास में उड़िया है, बांग्ला है और असमिया, यहीं के नीचे के जो क्षेत्र हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो गए। टोटल 4 की बात हो रही है। अर्ध में ये
आधा र है वो ऊपर इस तरीके से मात्रा रूप में है। तो पूर्वी जो है पूरी की पूरी इसमें जितनी भाषाएं हैं उनमें पूर्वी जो है उसी के ऊपर ये लग रहा है, तो इसे ध्यान रखना है। तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। और जो पूर्वी हिंदी है उसमें की जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी हो जाएगा, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्राचड़, ब्राचड़ जो है वो सिंधी है। खस, खस जो है पहाड़ी है। और पहाड़ी में जो बोलियां हैं वो कुमाऊनी और गढ़वाली है। 2 बोलियां हैं इसकी पहाड़ी की, यानी कि पहाड़ी के अंदर भी 2 बोलियां इंक्लूड होती है। पहाड़ी किसके अंदर इंक्लूड होती है? पहाड़ी होती है। खस के अंदर इंक्लूड पहाड़ी होती है। और पहाड़ी की भी अपनी बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। महाराष्ट्री, मराठी बोली जो है महाराष्ट्री के अंदर आती है। पैशाची जो है वो पंजाबी और लहदा। पैशाची को हम पैसा से याद कर सकते हैं, पैसा। और पैसा किसके पास है? पैसा पंजाब जो है वो कहते हैं, जो पंजाबी जो है वो कहते हैं पैसा। लहदा मतलब ले लो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा था पश्चिमी हिंदी सोरसेनी के अंदर आती है। तो सोरसेनी के अंदर जब पश्चिमी हिंदी आती है तो उस पश्चिमी हिंदी की भी खुद की बोली है। कौन कौन सी है? बुंदेली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौज है। हरियाणवी को देशवाली बोली भी बोला गया है, ठीक है। इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कन्नौजी है, ब्रज भाषा है। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं, ये हमें रट लेनी है। बुंदेली और ब्रज भाषा ये ब से शुरू हो रही हैं। ये जो है हमारी पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, हरियाणवी और कन्नौजी है, ठीक है। बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी। बिहारी में हमारी मगही हो गई, मगध क्योंकि बिहार के अंदर आता है। भोजपुरी हो गई, भोजपुरी भी बिहार के अंदर ही बोली जाती है। वो नहीं है बुर्रा पुस्का खाएंगे, वो तो झारखंड हो गया। चलो, भोजपुरी को लेकर भी इस तरीके से काफ़ी गाने बने हुए हैं। तो भोजपुरी जो है बिहारी के अंदर है। मैथिली जो है वो आपका जो है वो मैथिली आपको ध्यान रखना है। जो सीता मैया थी वो कहाँ की थी? तो वो यहीं की थी। तो मैथिली जो है वो आपका जो है बिहार के अंदर ही आता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी है, जयपुरी, मालवी और मेवाती। जयपुरी चुन्नी तो आपको पता ही है जो चलती है राजस्थान की। मालवी हो गया, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, एक से नाम लगते हैं। मगही जो है वो आपको ध्यान रखना है वो बिहार की है। तो इससे हमने सारे क्वेश्चन इस साइड वाले कर लिए। अगर हम अभी ये ऊपर वाले आते हैं क्योंकि छूट गए थे। ये देखो किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपस्वर्ग नहीं है। ये उपस्वर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से कर लेने हैं। पर उपस्वर्ग नहीं है पूछा गया है। तो परोपकार, पर प्लस में उपकार, परजीवी, पर प्लस में जीवी, यानी कि पर हटाने के बाद भी वो स्वतंत्र जो शब्द है उसका खुद का एक सार्थक अर्थ होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। परदेश, अगर मैं पर हटा भी दूं तो देश एक शब्द है जो एक अर्थ प्रदान करता है। परतंत्र, ठीक है, ये भी हो गया पर प्लस में तंत्र। प्राकर्म, तो ये है प्रा प्लस में कर्म। प्राभूत, प्रा प्लस में भूत, अभूत नहीं होगा, प्रा प्लस में भूत होगा, ठीक है। परकीय और प्रसार, तो इसमें से यही असंगत है क्योंकि इन दोनों में जो है प्रा वाला जो प्रत्यय वो लगा। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में प्रसाई जी ने क्या व्यंग्य किया है? व्यंग्य जो है किस चीज़ पे किया? प्रेमचंद के जो फटे जूते उसमें दिखाया गया जो प्रेमचंद है, हरिशंकर प्रसाई जी का ये है निबंध है, ध्यान रखना है। और इसमें वो दिखाते हैं कि प्रेमचंद जो है वो सोचते हैं कि जो सेंट वगैरह लगाकर अगर हम जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने तो क्या उससे सेंट से महक आती है, फ़ोटो में नहीं आती है, और हम झूठी हंसी हंसते हैं कैमरा आते ही। तो क्या ये जो है हमारा जो आजकल का चला हुआ जो हमारे दुख दर्द हैं वो उस पल के लिए हमारे गायब हो जाते हैं इस तरीके से? क्या हम जूते भी बदलने की ज़रूरत है क्योंकि जूते वाली तस्वीर आ ही नहीं रही है, तो जूते बदलने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता जो है उस पर इन्होंने प्रहार किया है। ये एक निबंध है, विधा आपको ध्यान रखनी है। और हरिशंकर प्रसाई ने ये लिखा है। हरिशंकर प्रसाई जो है व्यंग्यात्मक चीज़ें ही लिखते थे मोस्टली। आगे बढ़ते हैं। अगला ये 2 प्रश्न तो हमने ऑलरेडी कर ही लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो आप देख लो कौन सा सही है। एकाएक है ये संधि विच्छेद सही, क्योंकि 1 प्लस में 1 जो है आपका एकाएक हो जाएगा, और बाकी मैंने यहाँ पे सही करके लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए क्या रहेगा इनका। न्यून को नी प्लस में ऊन करेंगे, मैथ के जो है मत प्लस में 1 के, महोदय जो है महा प्लस में औदार्य।
देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन हमें देखना था, पर अभी हमें सत्य कथन ही रटने हैं। तो देखो भाई, स्वर चिन्ह के बिना भी लिख सकते हैं देवनागरी लिपि को। इन्होंने आपको ध्यान रखना है, जो स्वर चिन्ह है उसके बिना भी हम देवनागरी लिपि को लिख सकते हैं। स्वर की हम ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वर होने चाहिए, तो इसके बिना भी लिख सकते हैं। ध्वन्यात्मक लिपि आपको ध्यान रखना है ये, और नागरी या फिर हिंदी लिपि के नाम से प्रचलित है। संधि संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी और कोंकणी, ये सारे की सारी जो है देवनागरी लिपि के अंदर आती है। सिंधी, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी और कोंकणी सारी इसके अंदर आती है, आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से तो लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ध्वनि प्रधान है, जैसा जो हर शब्द जो है, हर जो आपका वर्ण है, हर वर्ण, अगर मैंने ये लिखा है, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप इसको बोलेंगे व, है ना, बोलेंगे व, तो यानी कि हर जो आपका वर्ण है वो क्या कर रहा है, ध्वनि आपको प्रदान कर रहा है, तो ध्वनि प्रदानात्मक है ये। अब देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है उत्तर भारत में सबसे पहले हुआ था, ध्यान रखना है, उत्तर भारत में हुआ था, और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है, और ब्राह्मी लिपि की भी अंदर जो उत्तर भारतीय शैली है उससे निकली है। कैसे ध्यान रखना है, उत्तर भारत में ही हुआ था इसका, तो ब्राह्मी लिपि में हुई और उसके अंदर भी उत्तर शैली में विकसित हुई है। आगे देखते हैं, कठपुतली कविता की रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कठपुतली जो है, अब आपको ध्यान रखना, जो माता भवानी है वो क्या करती है, हम उन सबके जो है कठपुतली हैं और उनको अपने इशारों पर नचा रही है हम सबको, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है कठपुतली लिखते हैं। आगे देखते हैं, इसकी कौन सी विधा है वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है, तो गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है, शर्मिंदा में है, शर्म प्लस में इंदा, परिंदा, पर प्लस में इंदा, बाशिंदा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हम सभी के सामने ये रहा, रस के अंक आपको ध्यान रखना है। रस के प्रकार पूछे जाएं तो वो आपके 9 प्रकार हो जाते हैं, पर भरत मुनि ने रस के जो प्रकार है वो 8 माने हैं, और 8 ही स्थायी भावों के बारे में उन्होंने बताया है। और ये सब कुछ किसने बताया, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में बताया है। भरत मुनि के ऊपर टीका किसने लिखी है, भरत मुनि के ऊपर जो टीका है वो अभिनव भारती लिखी गई है, और वो किसने लिखी है, वो अभिनव गुप्त ने ही लिखी है, वो अभिनव गुप्त ने ही लिखी है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और अभिनव गुप्त जो है शैव दर्शन के ऊपर बात करते हैं, साथ ही साथ अभिनव गुप्त जो है शैव दर्शन के ऊपर बात करते हैं, और अभिनव ये इतना ही काफ़ी है। अब देखो, जो रस के प्रकार वो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है हमें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो इसमें पूछा गया था, व्यभिचारी भाव है के संबंध में कौन सा असंगत है। व्यभिचारी जो है वो संचारी भाव ही होती हैं, 33 होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, और 8 जो संचारी भाव होते हैं, 33 जो संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव बता रखे हैं भरत मुनि ने, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि ये संचरण, देखो संचारी से ये ध्यान रखना है कि ये संचरणशील मनोविकार के रहते हैं, ये स्थायी भाव के उपकार होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, स्थायी भाव के साथ मिलकर रस दशा तक पहुंचाते हैं ये, ठीक है। और स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है, यानी साथ साथ चलने वाले। ये रस की सिद्धि तक जो है अस्थिर रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, स्थिर रहते तो एक जगह टिक जाते नहीं, वो जो है किसके साथ मिलकर, स्थायी भाव के साथ मिलकर आखिर तक पहुँचते हैं और रसवाद करवाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्रजहत जो है तत्पुरुष समास है आपका। अब कैदी और कोकिला जो है, कैदी और कोकिला जो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है, कैदी और कोकिला। अब अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, और यहाँ पर पूछ रखा था कौन सा रस है, तो पढ़ने के बाद देखो, बन बितान रबी ससी दियो, फल बख सलील प्रभा, अवनी सेज पंखा पवन, अब न कछू परवा, यानी कि इतना सब कुछ दे रखा है, सब कुछ है वन में, सारी चीज़ें हैं ये, तो अब अग्नि सेज वगैरह, अवनी सेज वगैरह, पंखा पवन वगैरह सब कुछ है, तो अब क्या परवाह है, कुछ भी परवाह नहीं है। तो अब यहाँ पर शांत रस की हमें जो है अनुभव हो रहा है, क्योंकि श्रृंगार के बारे में कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, हास्य कुछ हंसने वाली बात भी नहीं कही गई है, और करुण वाली बात भी नहीं है कोई, तो शांत रस हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। जब भी कहीं पर कुछ ना हो तो आपका यहाँ पर देखने में शांत रस ही होगा। अब ये शांत रस जो है वो स्थायी भाव उसका निर्वेद है, ये भी ध्यान रखना है आपको।
अब निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। मेरे बचपन के दिन जो है महादेवी वर्मा की ही जो है यहाँ पे रचना है। एक कहानी यह भी, ये जो है मनु भंडारी की है। मनु भंडारी भाई अपने बारे में बहुत चीज़ें बताती थी, तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कब लिखी थी ये बता देना। लाख की चूड़ियाँ जो है कामता नाथ की है, तो लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ की है। कैसे याद रखेंगे, जो चूड़ियाँ होती हैं वो हम अपने किसके लिए करते हैं, अपने चूड़ियाँ पहनते हैं तो कब पहनते हैं, शादी के बाद पहनते हैं। और जो काम भावना है वो जगती है, और हमारे जो हम काम भावना जगाने के लिए जो नाथ हैं हमारे, कौन होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं। नाथ इस तरीके से सोच के हम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। तो कामता नाथ की है। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो पूर्वी हिंदी का जो संबंध है आपको पता होगा, ये आपकी अर्ध मागधी से है, क्योंकि इसमें देखो र ऊपर आ रहा है और अर्ध में भी र ऊपर आ रहा है। और इसमें जो है 3 जो इसके उपभाषाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी ए से, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये इस तरीके से हमारा प्रश्न यहाँ पे देखो चुटकियों में हल हो गया। लास्ट प्रश्न रह गया है। लास्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा, और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका कौन सा आलोचनात्मक इतिहास है, आलोचनात्मक इतिहास कह रही हूँ, क्या नाम रखा था उन्होंने, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। 1929 में है उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में, जो है हिंदी साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है 1940 में। आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो रामकुमार वर्मा ने 38 में। और अतीत की बात करें तो विश्वनाथ ने। विश्व का अतीत होता है, किसका अतीत होता है, वर्ल्ड का ही तो अतीत होगा, विश्व का अतीत होगा, तो विश्वनाथ ने लिखी है और 1960 में लिखी है। चीज़ भी ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ गारसा तासी जो है वो इस बार द लेतर इंदुई हिंदुस्तानी जो है उन्होंने लिखी है। शिव सिंह सेंगर जो है इन्हीं के नाम से है, शिव सिंह सरोज ने लिखी है, शिव सिंह सरोज ने। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने क्या लिखी है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये आपको ध्यान रखनी है, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके साथ हमारा जो ये आज का क्या था, एस्टेट का ये क्वेश्चन पेपर 2021 का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सभी जो है उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।